Hello students, welcome back to my new video. Today we are reading subject Hindi class 6. Open page number 36, day 91, lesson 6, जवाहर भाई की जीवनी। स्टूडेंट्स, आज हम इस लेसन की रीडिंग करेंगे। इस सदी 19वीं सदी के दूसरे दशक में ही अपनी बहन के साथ कॉलेज के छात्रावास में आ गई थी। दशक 10 साल की अवधि। 19वीं सदी के दूसरे दशक 10 साल की अवधि में ही अपनी बहन के साथ कॉलेज के छात्रावास में आ गई थी। तत्कालीन आचार्य कुमारी तुलस्कार ही हमारी वरिष्ठ अभिभाविका थीं। वे स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों से जुड़ी थीं और विशेष अवसरों पर आनंद भवन भी जाती थीं। वे स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों से जुड़ी हुई थी और विशेष मौक़ों पर, अवसरों मतलब मौक़ों, विशेष मौक़ों पर आनंद भवन भी जाती थीं। मैंने उनके साथ जाने की हट की, किंतु वे मुझे तभी साथ ले जाने के लिए तैयार हुई जब पिताजी की अनुमति मिल गई। मैंने उनके साथ जाने की हट की, लेकिन वो मुझे तभी साथ में ले जाने के लिए तैयार हुई जब पिताजी की इजाज़त मिल गई। पहल कब आनंद भवन गई ये तो मुझे याद नहीं है, किंतु वे आवागमन संबंधी अनेक घटनाएं मेरी स्मृति में अंकित हैं। कह रही हैं कि पहले मैं कब आनंद भवन गई थी ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ का आना जाना मुझे याद है। उन्हीं में भाई जवाहरलाल के प्रथम दर्शन भी हैं और वहीं पर मेरे जवाहरलाल के पहली बार दर्शन भी हुए। एक दिन जैसे ही मैं कक्षा से बाहर आई, आचार्य जी को तांगे में बैठने के लिए तैयार पाया। तब छात्रावास तक जाकर पुस्तकें रखने और कपड़े बदलने का समय नहीं था, अतः उनके साथ आनंद भवन जाने की उत्सुकता में बस्ता लिए स्कूल के कपड़ों में ही तांगे में जा बैठी। एक दिन जब वो अपनी क्लास से बाहर आईं, तब आचार्य जी को तांगे में बैठा हुआ देखा। तब छात्रावास तक जाकर पुस्तकें रखने और कपड़े बदलने का समय नहीं था, इतना टाइम नहीं था कि वो जाकर अपनी बुक्स जो हैं वो रख कर आ जाएं या अपना यूनिफॉर्म चेंज कर आएँ। अतः उनके साथ आनंद भवन जाने की उत्सुकता में बस्ता लिए स्कूल के कपड़ों में ही तांगे में जा बैठी। और आनंद भवन जाने की उनको इतनी उत्सुकता थी कि वो बस्ता लेकर, अपना बैग लेकर ही स्कूल के कपड़ों में ही तांगे में बैठ गईं। वे बड़े आदमियों से क्या क्या बातें करती रहीं ये तो ज्ञात नहीं, किंतु उस समय वार्ता से अधिक वहाँ का दृश्य आकर्षित करता था। वे बड़े आदमियों से क्या बात कर रही थी ये तो ज्ञात नहीं है, लेकिन उस समय वार्ता से अधिक वहाँ का दृश्य आकर्षित करता था। उस दिन लौटते समय न जाने किस हड़बड़ी में मैं बस्ता वहीं छोड़कर बाहर आ गई। वो वहाँ पे इतनी हड़बड़ी में थी कि अपना बैग जो होता है वो वहीं छोड़कर बाहर आ जाती हैं। बरामदे की सीढ़ियों तक पहुँचते ही पीछे से सुनाई दिया, ये किताबें तुम्हारी हैं। जब वो बरामदे की सीढ़ियों पर पहुँचती हैं तो पीछे से एक आवाज़ आती है, ये किताबें तुम्हारी हैं। मुड़कर देखते ही मैं जहाँ की वहाँ खड़ी रह गई, और जब वो मुड़कर देखती हैं वो जहाँ खड़ी होती हैं वहीं खड़ी रह जाती हैं। बरामदे में खड़े भाई जवाहरलाल मेरे बस्ते को झुला रहे थे। बरामदे में कौन खड़े थे? जवाहरलाल। वो मेरे बैग को झुला रहे थे। मझला कद, गोर वर्ण, स्वच्छ खादी के परिधान में, दुबली पतली पर सशक्त देयष्टि, चौड़ा उज्ज्वल माथा, सीधी नासिका, लंबोतरा मुख, हंसी से भरे ओठों में चमकती दंतपंक्ति, काली पुतलियों से युक्त आँखें बड़ी थीं, ना छोटी, किंतु उनकी दृष्टि में एक विशेषता थी। मझला कद, गोर वर्ण, गोरे थे, स्वच्छ खादी, बहुत साफ कपड़े पहने हुए थे, के परिधान, दुबली पतली पर सशक्त देहयष्टि, चौड़ा उज्ज्वल माथा, उनका माथा कैसा था? बहुत चौड़ा था। सीधी नासिका, उनकी नाक कैसी थी? खड़ी थी। लंबोतरा मुख, और उनका चेहरा कैसा था? लंबा था। हंसी से भरे ओठों से चमकती दंत पंक्ति, और उनके होठ कैसे थे? हंसी से चमक रहे थे। काली पुतलियों से युक्त आँखों में बड़ी आँखें ना बड़ी थी ना छोटी। उनकी आँखें जो थी ना बड़ी थी ज़्यादा, ना छोटी थी, किंतु उनकी दृष्टि में एक विशेषता थी। सामने खड़े व्यक्ति को ऐसा लगता मानो वे आँखें उसके पार कुछ देख रही हों। मैंने सिर हिलाकर स्वीकार किया और उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने सावधानी में बस्ता मुझे थमाते हुए भ्रुकुटियों पर बल देकर कहा, क्या वाहियात बात है, किताबें फेंकती घूमती हो, पढ़ती क्या खाक होगी। जवाहरलाल जो होते हैं वो उनसे क्या कहते हैं?
उन्होंने उनका जो बैग होता है वो उनके हाथ में देकर वो क्या कहते हैं, क्या वाहियात बात है, ये क्या बेकार सी बात है, किताब फेंकती घूमती हो तुम, अपनी जो बुक्स हैं वो फेंकती रहती हो, पढ़ती क्या खाक होगी और पढ़ती तो तुम होगी नहीं फिर। भाई जवाहरलाल जी के मुख से क्या वाहियात बात है मैंने अनेक अवसरों पर सुना है और हर बार इस वाक्य में पर हंसी आई है। भाई जब जवाहरलाल ये बात कहते हैं क्या वाहियात बात है, उन्होंने ये बात कई अवसरों पर कई मौक़ों पर उनके मुंह से सुनी है और हर बार जब भी उन्होंने सुनी उनको हंसी आ जाती है। मोटर दुर्घटना में मेरे पैर की हड्डी टूट जाने पर भी उन्होंने कहा क्या वाहियात बात है, तुमने अपना पैर ही तुड़वा लिया। जब उनकी मोटर से दुर्घटना में जब उनकी हड्डी पैर की टूट जाती है तब भी जवाहरलाल क्या कहते हैं, क्या वाहियात बात है, तुमने अपना पैर ही तुड़वा लिया। मेरे कई महीनों तक अस्त व्यस्त रहने पर भी उनकी टिप्पणी थी क्या वाहियात बात है, तुम अक्सर बीमार हो जाती हो। पर पहली भेंट के दिन उनकी डांट में बड़े की छोटे के प्रति जो आत्मीयता थी उसने मुझे रुला दिया, लेकिन उनकी जो डांट थी और जो उसके छोटे बड़े के प्रति जो आत्मीयता थी उसने उन्हें रुला दिया। 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों में जितना कम ज्ञान होता है भावुकता उतनी ही अधिक होती है। किसी छोटी लड़की को रुला दिया है, ये विचार ही उनके पश्चाताप के लिए पर्याप्त था। उन्होंने किसी छोटी बच्ची को रुला दिया है, ये विचार ही उनके अगर दिमाग में आ जाए तो यही उनका पश्चाताप है। अतः मेरे कंधे को थपथपाते हुए और किताबें सावधानी से रखने का उपदेश देते हुए उन्होंने मुझे तांगे तक पहुंचाया और उन्होंने जवाहरलाल ने उनके कंधे को थपथपाते हुए उनकी जो बुक्स थी वो सावधानी से रखकर उपदेश देते हुए उन्होंने मुझे तांगे तक पहुंचाया। मैंने उन्हें अनेक बार देखा, मालाओं से लदे, भाषण देते, जेल जाते, घर में बड़ी मधुर आत्मीयता से कमला भाभी से बातें करते, छोटी सी इंदिरा जी पर स्नेहिल हाथ फेरते, संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ बापू महिला विद्यापीठ के प्रथम कुलपति के रूप में भी किसी भी स्थिति में उनके मानवीय रूप में कोई अंतर नहीं मिला। लेकिन स्थिति कैसी भी हो, उनका जो रूप था उसमें मानवीय रूप था, उसमें कोई अंतर नहीं मिला। अत्यधिक शासकीय व्यस्तता में भी उनका स्नेह भरा मानवीय रूप अक्षुण्ण ही रहा। उनके प्रधानमंत्री होने के उपरांत मुझे एक विशेष काम के लिए दिल्ली जाना पड़ा। मैंने सोचा कि जवाहर भाई से भी मिल लूं और इन्होंने सोचा कि मैं जवाहर भाई जो हैं उनसे भी मिल लूं। प्रधानमंत्री से मिलने का समय निश्चित करने का अवकाश नहीं था, अतः ऐसे ही प्रभात बेला में उनके विशाल भवन पर उपस्थित हुई और ऐसे प्रभात बेला उनके विशाल भवन पर भी उपस्थित हुई। उनके निजी सचिव ने कहा, बिना पूर्व समय के भेंट होना संभव नहीं है, बिना किसी एक निश्चित समय के भेंट होना संभव नहीं है। यहाँ तो लोग 10-10 दिन प्रतीक्षा में पड़े रहते हैं और यहाँ लोग 10-10 दिन की प्रतीक्षा में पड़े रहते हैं। सुनते ही मेरा मन विद्रोह कर उठा। मैंने कहा, वह प्रधानमंत्री की व्यस्तता का प्रमाण हो सकता है, परंतु जो 10-10 दिन पड़े रहते हैं उनके निठल्लेपन का तो निश्चित प्रमाण है। आप जाकर उन्हें सूचना देने का कष्ट करें कि प्रयाग से महादेवी आई हैं और उन्हें आज ही जाना है। वो क्या कहती हैं, आप जाकर उन्हें आज ही सूचना देकर आइए, सूचना देने का कष्ट करें कि महादेवी वर्मा आई हैं और उन्हें आज ही जाना है। वे उनसे मिलने की प्रतीक्षा में जीवन के 10 दिन यहाँ बिताने की स्थिति में नहीं हैं। वे उनसे मिलने की प्रतीक्षा में जीवन के 10 दिन भी यहाँ नहीं बिता सकती, उनकी ऐसी स्थिति नहीं है। मेरा संदेश किस रूप में पहुँचा ये पता नहीं, किंतु शीघ्र ही जवाहर भाई तेज़ी के साथ जीने से उतरते दिखाई दिए और मेरा हाथ पकड़कर एक प्रकार से खींचते हुए ऊपर की मंजिल में ले आए। जैसे उनका संदेश मीन्स होता है पैगाम, जैसे ही उनका संदेश पहुंचा, ये तो पता नहीं वो किस तरीके से पहुंचा, लेकिन वो जल्दी से जवाहर भाई जो थे जीने से उतरते हुए दिखाई दिए और मेरा हाथ पकड़कर एक प्रकार से खींचते हुए ऊपर की मंजिल में ले आए। यहाँ बैठो, तुम्हारे लिए कॉफ़ी आती है, इलाहाबाद का हाल चाल बताओ। जवाहरलाल क्या कहते हैं, यहाँ बैठो, अभी कॉफ़ी आती होगी, इलाहाबाद का हाल चाल बताओ। वे इस प्रकार बात
कहते गए कि मुझे ना रूठने की याद रही ना शिकायत करने की। वो महादेवी वर्मा से ऐसे बातें कर रहे थे कि उनको उनसे जो नाराज़गी थी ना वो नाराज़गी प्रकट कर सकें और ना ही उनसे कोई शिकायत कर सकें। कार्य की व्यस्तता रहने भी दूसरों के विश्वास और सुविधा की चिंता करना वे शायद ही भूलते थे। मेरी स्मृति में एक और घटना प्रत्यक्ष हो जाती है। इनकी महादेवी वर्मा जो है उनकी स्मृति में एक और घटना जो थी वो प्रत्यक्ष होती है। एक बार जब दद्दा मैथिलीशरण और मैं उनसे मिलने गए तब उन्होंने सहज आत्मीयता में मुझे रात में अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दे डाला। एक बार जब दद्दा मैथिलीशरण और मैं उनसे मिलने गए तब उन्होंने बहुत ही आत्मीयता से मुझे रात में अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण उनको बुलावा दिया। दद्दा विनोदी भाव से बोल उठे, अवश्य पंडित जी महादेवी की इस बार शुद्धि कर डालिए। हम तो किसी प्रकार बच ही गए हैं, ये ना बच पाएँ। वो कहते हैं अवश्य पंडित जी अब की बार महादेवी वर्मा की शुद्धि कर डालिए, हम तो किसी प्रकार बच ही गए हैं, ये ना बच पाएँ। तब उन्हें स्मरण आया कि मैं तो दद्दा के समान शाकाहारी हूँ। उन्होंने पूछा, क्या तुम अब तक घास पात ही खाती हो? उन्होंने पूछा। तब उन्हें स्मरण आया, तब उन्हें ये ख्याल आया कि दद्दा जो हैं वो तो शाकाहारी हैं, मैं तो दद्दा के समान शाकाहारी हूँ। वो कहती हैं महादेवी वर्मा ये सोचती हैं। उन्होंने पूछा, क्या तुम अब तक घास पात ही खाती हो? दद्दा ने सविनोद कहा, आप सबने हमारे लिए और छोड़ा ही क्या है। वो दद्दा जो होते हैं मैथिलीशरण गुप्त, वो कहते हैं कि आप सबने हमारे लिए छोड़ा ही क्या है। हम विनोद के बीच भी वे इंदिरा जी को बुलाकर अलग से शुद्ध शाकाहारी भोजन बनवाने की व्यवस्था करने का निर्देश देना नहीं भूले। रात में देखा, कांटे, छुरी तथा मांस के अनेक खाद्य पदार्थों से सजी लंबी मेज़ के एक और मेरे लिए कड़ी चावल, शाक, दही आदि के कटोरियों से भरी चमचमाती थालियाँ रखी हुई हैं। रात के समय जब भोजन लगाते हैं तो उसमें कांटे, छुरी तथा मांस मतलब गोश्त, अनेक खाद्य पदार्थों और खाने के जो अलग अलग पदार्थ होते हैं वो उससे सजी लंबी मेज़ और मेरे लिए कड़ी चावल, शाक, दही आदि के कटोरियों से भरी चमचमाती हुई थाली रखी हुई है। उन्होंने जिस प्रकार मेरी इच्छा का ध्यान रखा था, उन्होंने जिस तरह मेरी जो इच्छा थी उसका ध्यान रखा था, उसी प्रकार वे मेज़ के शिष्टाचार की ओर भी सतर्क थे। उन्होंने हंसते हुए मेरी थाली अपने पास रखवाई और अत्यंत आत्मीयता से मुझसे कहा, जो तुम नहीं खाती हो उसे दूसरे को खाते देख नाक भौं मत चढ़ाना। अच्छा, उन्होंने हंसते हुए अपने पास उनकी थाली रखी और कहा, आत्मीयता से मुझसे उन्होंने कहा, जो तुम नहीं खाती हो, जो चीज़ तुम नहीं खाती हो उसे दूसरे को खाते देख नाक मुँह मत चढ़ाना। अच्छा, आम काटने की कला में उन्हें विशेष प्रवीणता प्राप्त थी, जिसका प्रदर्शन कर वे अपने अतिथियों को जिसका प्रदर्शन करके वो अपने मेहमानों को विस्मित कर देते थे। चाकू से कलमी आम को एक ओर से चीर कर बड़ी सफाई से उसकी गुठली बाहर निकाल देते थे और आम साबुत सा ही दिखाई देता था। वो चाकू की नोक से उसको बहुत ही आम को चीरकर उसको बड़ी सफाई से उसकी गुठली निकाल लिया करते थे, लेकिन आम जो था वो साबुत सा ही दिखाई देता था। व्यक्तिगत संबंधों की स्वीकृति और निर्वाह उनके साथ तुलना में ठहरने वाले व्यक्ति बहुत ही कम हैं और व्यक्तिगत संबंधों की स्वीकृति और निर्वाह के साथ तुलना में उनकी तुलना जो है कोई नहीं कर सकता, उनकी तुलना में ठहरने वाले व्यक्ति जो हैं बहुत ही कम हैं। ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। स्टूडेंट्स, हमारी लेसन 6 की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। जैसे मैंने रीड किया है वैसे ही आपको भी करना है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, इसका आगे का वर्क मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। गुड बाय स्टूडेंट्स।